हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की वीडियो में करेंगे हम अध्याय 2 क्लास 9th क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, विज्ञान का ये चैप्टर है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पदार्थ क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जो है पदार्थ वो है जिसका एक निश्चित आयतन होता है, जिसका जो जगह घेरता है। ठीक है, तो पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ वो एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। मिश्रण क्या होता है। मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक यानी जो रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना होता है, जैसे कि वायु। यानी जैसे वायु है तो वायु से हम वायु के जो अलग अलग कण हैं, जैसे ऑक्सीजन है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उन सबको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो एक मिश्रण है। जैसे आप मिट्टी और जो नमक होता है उसको जो है आपस में मिला देते हो तो वो क्या बन जाता है, वो एक मिश्रण बन जाता है। तो वो क्या है, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं आसानी से, इसलिए उसको हम मिश्रण कहते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ठीक है, तो ये क्या है, ये गैसों का मिश्रण है। मिश्रण के दो प्रकार हम पढ़ेंगे बच्चों। मिश्रण के दो प्रकार कौन से होते हैं। मिश्रण के दो प्रकार समांगी और विषमांगी होते हैं। समांगी का मतलब क्या है, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, समांगी यानी जो एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से मिश्रित हो गई हैं। ठीक है, हम उनको पहचान नहीं सकते तो वो क्या है, वो मिश्रण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें तो आप जल में अगर शक्कर या चीनी घोल देते हो तो क्या आप शक्कर उसको अलग से चीनी को पहचान पाओगे पानी के अंदर? बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे। तो ये कैसा मिश्रण हो गया, ये एक समांगी मिश्रण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो कि जैसे हम स्टील जो है, स्टील बेटा वो क्या होता है, वो एक मिश्र धातु है, लेकिन उसमें क्या जो धातु में मिलाई गई है उनको हम पहचान पाते हैं? बिल्कुल नहीं पहचान पाते। तो वो क्या है, वो एक समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट हम करेंगे विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या है, वे पदार्थ जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों और छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में एक दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक, विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता। तो देखो, विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या है कि जिसमें हमने कुछ मिलाया, ठीक है, कोई एक पदार्थ हमने लिया, उसमें हमने दूसरा पदार्थ मिलाया और जो दूसरा पदार्थ मिलाया है उसके कण जो है वो हमें दिखाई देते हैं। समांगी में दिखाई नहीं देते थे, विषमांगी में दिखाई देते हैं। और जैसे कि अगर आप पानी लेते हो, पानी के अंदर आप रेत डाल देते हो तो क्या वो उसके अंदर पूरी तरह से घुल जाएगा? बिल्कुल नहीं घुलेगा। तो ये कैसा मिश्रण हो गया, ये एक विषमांगी मिश्रण हो गया। अगर बेटा आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आप साथ साथ जो है चैप्टर आपको बहुत ही जो है जल्दी लर्न हो जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ। उसके बाद देखिए, उदाहरण हो गया। उसके बाद हम करेंगे मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संघटक होगा। द्रव में ठोसों के निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है। जैसे हमने पढ़ा ना अभी, द्रव में जो है हमने पत्थर डाल दिए, द्रव के अंदर हमने मान लीजिए रेत डाल दिया है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो विषमांगी मिश्रण हो गया। यानी विषम, जिसके अंदर जो हमने कण डाले हैं वो पूरी तरह से उसके अंदर समाये नहीं हुए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे विलयन। विलयन क्या होता है, विलयन समांगी मिश्रण का उदाहरण है। आप अब ध्यान से देखिए, हमने दो तरह के मिश्रण पढ़े, एक हमने समांगी मिश्रण पढ़ा और एक हमने विषमांगी पढ़ा। अब जो विलयन हम पढ़ेंगे वो समांगी मिश्रण का एक उदाहरण होगा। ठीक है, वो इसकी एक प्रकार है। तो वो क्या है, विलयन। तो विलयन क्या है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। यानी जिस ऐसा मिश्रण है जिसमें हम जो उसके घटक हैं बच्चों उनको नहीं पहचान सकते, तो वो क्या हो जाएगा, वो विलयन हो जाएगा। उदाहरण लेंगे, नींबू जल, सोडा जल आदि जो है वो विलयन के उदाहरण है। नेक्स्ट करेंगे, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जा सकता है। तो देखिए, विलयन जो है उसके दो भाग होंगे, एक विलेय होगा, एक विलायक होगा। तो विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से बहुत अच्छी बात समझने की है। अब हमने क्या पढ़ा, विलयन के दो घटक पढ़े, एक विलेय पढ़ा, दूसरा हमने विलायक पढ़ा। तो विलेय जो है
आप इसको यहाँ से ट्रिकी करके लर्न कर सकते हो। तो विले, विले यानी अब देखिए ये लिखने में छोटा है और ये लिखने में बड़ा है। तो जो ज्यादा मात्रा में चीज होती है हम उसके अंदर किसी दूसरे को घोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर विलायक क्या होगा, विलायक जिसमें पदार्थ जिसके अंदर घुलता है। जैसे हमने पानी ले लिया और चीनी ले लिया। अब आप बताइए, आप चीनी में पानी जो है वो आपके पास ज्यादा मात्रा में रहेगा और चीनी कम मात्रा में रहेगी। तो पानी क्या हो गया, पानी जो है पानी विलायक हो गया जो चीनी को अपने अंदर घोलेगा। तो पानी हो गया विलायक और चीनी हो गई विलेय, ठीक है। विलेय जो है यानी जो घुलनशील पदार्थ है उसको हम विलेय कहेंगे। उदाहरण यहाँ पर हमने लिया, पानी जो है वो क्या हो गया, पानी जो है विलायक हो गया और जो चीनी है या शक्कर है या नमक है, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, वो क्या हो गया, वो विलेय हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण जो है वो 3 प्रकार का है। पहला हम पढ़ेंगे वास्तविक विलयन, फिर हम पढ़ेंगे कोलाइडल विलयन और फिर हम पढ़ेंगे निलंबन। तो देखिए वास्तविक विलयन जो है वो समांगी मिश्रण का एक प्रकार है और कोलाइडर और निलंबन ये जो हैं ये विषमांगी मिश्रण के प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक विलयन। तो जो वास्तविक विलयन होता है उसके अंदर कणों का आकार वो बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से कम जो है कणों का आकार होता है, ठीक है। कोलाइडल विलयन में कणों का आकार वास्तविक विलयन से थोड़ा बड़ा होता है किंतु जो निलंबन होता है उससे छोटा होता है। तो देखिए उसका आकार कितना हो जाएगा, 1 नैनोमीटर से कम तो वास्तविक का हो गया। अब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर तक किसका आकार होगा, वो कोलाइडल का आकार रहेगा। और अगर हम अब निलंबन की बात करें तो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा जो है वो किसका आकार हो जाएगा, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा आकार हो जाएगा कणों का निलंबन का। बिल्कुल क्लियर हो गया है। वास्तविक 1 नैनोमीटर से कम, कोलाइडल 1 से 100 तक और निलंबन 100 से ज़्यादा। अब देखिए वास्तविक विलयन इसके कण बहुत छोटे हैं तो उनको नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, जबकि जो कोलाइडल है उनको हम नंगी आंखों से जो कोलाइडल है उनको भी हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते किंतु सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। और जो निलंबन है उनके कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो वास्तविक विलयन है ये समांगी मिश्रण है और कोलाइडल विलयन ये जो है दिखने में तो समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में विषमांगी होता है। हम यहाँ पे एक उदाहरण से समझते हैं। समांगी मिश्रण जैसे कि पानी में चीनी जो है वो घुल गई है, कोलाइडल में समांगी दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है। जैसे दूध के अंदर, अब अगर आप कहोगे कि दूध कैसा है तो आप फट से आंसर दोगे दूध तो मैडम समांगी है, लेकिन समांगी है तो नहीं। कैसा है, दिखता है समांगी लेकिन ये विषमांगी है। इसके अंदर दूध के अंदर जो प्रोटीन के कण हैं, जो वसा के कण हैं, वो सारे जो है वो बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो वो कैसा होता है, वो विषमांगी होता है। निलंबन इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये कैसा होगा, ये विषमांगी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं किए जा सकते। तो जो वास्तविक विलयन है उसके कण बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए छानन विधि द्वारा इसके कणों को अलग नहीं किया जा सकता। और जिस तरह पानी में से चीनी को छानकर अलग नहीं कर सकते, इसी तरह जो कोलाइडल के कण हैं उनको भी अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी दूध को अगर छानोगे तो उसमें से वसा को अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह छानन विधि द्वारा जो निलंबन है उसको अलग किया जा सकता है, पानी में से रेत को छान के अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, पारदर्शी है। वास्तविक विलयन पारदर्शी है, पारदर्शी यानी आर पार दिखाई दे सकता है। अपारदर्शी है कौन सा, जो कोलाइडल है उसमें से वो क्या है, वो अपारदर्शी है, ठीक है। और जो जिसको हम छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं यानी वो कौन सा है, वो निलंबन है। वो कैसा है, पारभासी है, जिसमें से धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट करेंगे नंबर 6, जो वास्तविक विलयन है वो स्थिर विलयन है, यानी जब हम उसको रख देते हैं तो कुछ देर बाद उसके कण जो है वो नीचे नहीं बैठते। और इसी तरह जो कोलाइडल है उसमें भी ये भी एक स्थायी विलयन होता है, इसके कण भी नीचे नहीं बैठते। लेकिन अगर हम अस्थायी विलयन की बात करें तो उसके जो विलेय के कण है वो नीचे बैठ जाते हैं। आपने पानी में रेत को घोला, रेत का क्या हुआ, रेत नीचे बैठ जाएगा, तो ये कैसा विलयन हो गया, ये अस्थायी विलयन हो गया। नेक्स्ट करेंगे नंबर 7, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो देखिए अब जो ये वास्तविक विलयन है इसके कणों का आकार छोटा होता है, इसलिए टिंडल प्रभाव नहीं होता। टिंडल प्रभाव क्या होता है, प्रकाश का फैलना, कणों से टकराकर प्रकाश जब फैल जाता है तो उसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं।
लेकिन जो कोलाइडल है उसमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि उसके कण जो है उनका आकार वो इतना एप्रोप्रिएट होता है कि वो कणों को फैला देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए टिंडल प्रभाव जो है इसमें दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी, दोनों अवस्था हो सकती हैं किसमें, निलंबन में। ठीक है, टिंडल प्रभाव आपने देखा भी होगा कि अगर एक अंधेरा कमरा, धूल है कमरे के अंदर और कहीं से हल्का सा प्रकाश आ रहा है तो आपको वो पाथ, वो रास्ता वो दिखाई देता है पूरा, इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विलियन के कण छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं। कोलाइड के कण छन्ना कागज में से पार नहीं निकल सकते। इसी तरह निलंबन में भी कण जो है वो छन्ना कागज से पार नहीं निकलते, जैसे रेत से बालू। कोलाइडल विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण, तो देखिए कोलाइडल में दो अवस्थाएं होती हैं, एक होता है प्रक्षेप प्रावस्था जिसको हम विलय कहते हैं, और दूसरा होता है प्रक्षेपण माध्यम जिसको हम विलायक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। माध्यम यानी जिसके अंदर घोला जाएगा, और प्रावस्था जिसको घोल रहे हैं, यानी वो क्या होगा, विलय होगा। तो फर्स्ट जो है देखिए, अगर द्रव जो है उसको किस में घोला जा रहा है, गैस के अंदर घोला जा रहा है, तो उसका उदाहरण, उसका प्रकार क्या होगा, उसका प्रकार एरोसोल होगा, और उदाहरण हम धुंध और बादल का ले सकते हैं। अगर ठोस को गैस में घोला जाता है तो भी एरोसोल होगा, जैसे कि धुआं। ठीक है, धुआं यानी ठोस के कण है और किस में है, वो गैस के अंदर है। इसी तरह गैस को अगर द्रव में घोला जाए तो क्या होगा, फॉर्म जो है प्रकार होगा, जैसे कि शेविंग क्रीम। द्रव को द्रव में घोला जाए तो इमल्शन कहलाता है, जैसे दूध है, चेहरा क्रीम है, या दरवाजों का पेंट है। नेक्स्ट है, अगर ठोस को द्रव में घोला जाए तो सोल कहलाएगा, जैसे बालू है, गोबर है। अगर गैस को ठोस में घोला जाए तो फॉर्म बनेगा। ठीक है, गैस को ठोस में घोला जाएगा तो झाग बनते हैं ना, फॉर्म बनता है। ठीक है, तो झाग, रबर, स्पंज होती है, तो वो ठोस होता है और उसके अंदर गैस को घोला गया होता है। उसके बाद देखिए, द्रव को अगर ठोस में घोला जाए तो क्या बनेगा, जेली बनेगी। जेली और पनीर इसके एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट है, अगर ठोस को ठोस में ही घोला जाए तो ठोस सोल बनेगा, जैसे कि रंगीन, रत्न, कांच। उसके बाद हम करेंगे, तो ये आप जो है यहाँ से याद कर सकते हो। उसके बाद देखिए, विलयन की सांद्रता कैसे निकाली जा सकती है। तो विलयन की सांद्रता निकालने का बहुत ही आसान जो है एक फॉर्मूला है हमारे पास। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत या सांद्रता जो है निकालने के लिए, जो हमारे पास विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है उसको लेंगे, और विलयन का द्रव्यमान आप यहाँ पे नोट करेंगे। विलयन यानी अगर आपको विलेय पदार्थ दिया गया है, मान लीजिए 50 ग्राम, ठीक है, ये विलेय पदार्थ क्या है, मान लीजिए चीनी है, और आपको दिया गया है विलायक, विलायक दिया गया है मान लीजिए 100 जो है ग्राम दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये विलेय हो गया, ये विलायक हो गया, तो ये तो माध्यम हो गया। आपको विलयन का द्रव्यमान लेना है, विलयन का। तो विलयन का द्रव्यमान कैसे लेंगे, 50 और 100 को जोड़ देंगे, कितना हो गया, 150 हो गया। तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, 150 लेंगे, और विलेय यानी 50 हो गया, तो 50/100 गुणा 100। तो ठीक है, तो ये जो है क्या आ गया, ये 100 से 100 कट के 50% जो है विलयन की सांद्रता आ गई। इसी तरह उसका हम क्या निकाल सकते हैं, विलयन का आयतन प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह होगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लेंगे, विलयन का आयतन लेंगे, और 100 से उसको गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मिश्रण को पृथक करने के तरीके, की जो मिश्रण होता है उसको अलग करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होगा वो वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण क्या होता है, मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ जो है क्या हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, जिसको हम वाष्पीकरण कहते हैं, जिसमें एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। क्वथनांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ, जो कोई भी जो द्रव होता है वो क्या होने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, तो जिसका क्वथनांक कम होगा वो जो है क्या होगा, भाप बनकर उड़ जाएगा, दूसरा हमारे पास रह जाएगा। तो ये तरीका है वाष्पीकरण, जिससे हम किसी मिश्रण को अलग कर सकते हैं। इसमें हम सामग्री लेते हैं, जैसे डाई जिसका क्वथनांक ज्यादा है, पानी, बीकर, वाच ग्लास। तो ये हमने ले लिया। हम क्या करते हैं, पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा, और जो रंग या डाई है वो इस वाच ग्लास में नीचे रह जाती है। तो ये एक उदाहरण है किसका, वाष्पीकरण के द्वारा मिश्रण को पृथक करने का। नेक्स्ट हम करेंगे अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण, इसका मूल उद्देश्य क्या है, कणों या पदार्थ के घनत्व के कारण पृथक्करण, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं,
और जो हल्के कण हैं वो ऊपर चले जाते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आप ले सकते हो। वॉशिंग मशीन में जब कपड़े सुखाए जाते हैं तो क्या होता है, जो भारी कण है पानी घुमाने से मशीन घूमती है तो पानी, जो भारी कण है वो पानी नीचे निकल जाता है, और जो फाइबर है, कपड़े हैं, वो हल्के होने के कारण वो जो है पानी नीचे से निकल जाएगा और कपड़े सूख जाते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत है, ये अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका उदाहरण क्या रहेगा, उदाहरण रहेगा दूध से क्रीम अलग करना। तो दूध से क्रीम को जब हम पृथक करते हैं तो ये अपकेंद्रीकरण के कारण होता है। अब आप क्या जानते हो, टोंड दूध और डबल टोंड दूध किसे कहते हैं? तो देखिए, टोंड दूध, डबल टोंड का मतलब क्या है कि दूध से क्रीम निकाली हुई होती है। ठीक है, टोंड दूध, डबल टोंड दूध में बिल्कुल क्रीम नहीं होगी, टोंड दूध में कुछ क्रीम होगी, फुल क्रीम में ज्यादा होगी। ठीक, तो उसके बाद देखिए इसके और भी उदाहरण आप करेंगे। शराब तथा रक्त को जांचने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपको जरूर याद होने चाहिए, आपके पेपर में ये पूछे जाते हैं कि इस, जैसे कि मान लीजिए क्रीम से मक्खन बनाने में इसमें कौन सी विधि का उपयोग हुआ, तो इसमें अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग हुआ। क्रीम से जब मक्खन बनाएंगे, मक्खन हल्का है जो ऊपर आ जाएगा और जो छाछ है वो नीचे रह जाती है। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन में कपड़े पानी से निकालने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे पृथक्करण कीप। तो पृथक्करण कीप क्या होती है? इसका मूल सिद्धांत यही है कि जो दो अघुलनशील द्रव होते हैं, यानी जो एक दूसरे के साथ नहीं घुल सकते, उनको आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग किया जा सकता है। तो पृथक्कारी कीप का स्टॉप कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पानी के अंदर तेल डाल दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों मिल गए, लेकिन तेल पानी में नहीं घुल सकता, इसलिए हम पृथक्करण कीप का प्रयोग करके उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ये हमारी पृथक्करण कीप है, इसके अंदर हमने पानी भी डाल दिया और तेल भी, जो भी हमारा मिश्रण है वो हमने डाल दिया। तो क्या होगा, तेल हल्का होने के कारण ऊपर तैरेगा और पानी नीचे आ जाएगा, जिससे हम पहले कीप का स्टॉप कॉर्क खोल के पानी को अलग कर लेंगे और फिर बाद में दूसरे बीकर में हम तेल को अलग कर सकते हैं। पृथक्करण विधि द्वारा पानी एवं तेल के मिश्रण का पृथक्करण हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो विधि होगी वो हम करेंगे ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि क्या कहती है कि दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है। पॉइंट बात यह है कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है, तो ऊर्ध्वपातन होता है कि सीधे ठोस से गैस में बदल जाना। आपने कपूर का एग्जाम्पल लिया, देखा होगा, जब हम कपूर को कपड़ों में डालते हैं तो क्या होता है, क्या कोई लिक्विड बचता है? बिल्कुल नहीं, केवल स्मेल आती है हमें, क्योंकि ठोस जो है वो सीधे गैस में परिवर्तित हो गया। तो जो यहाँ पर सिद्धांत है वो यही है कि कोई भी ऐसे दो पदार्थ होंगे जिनमें एक का ऊर्ध्वपातन हो जाएगा और दूसरा जो है ऐसे ही रहता है। उदाहरण हम लेंगे यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और खाने के नमक के मिश्रण को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड का गुण होता है कि वो आसानी से ऊर्ध्वपातित हो जाता है, नमक तो नहीं होता। तो क्या करेंगे, इस जो ये हमारे पास चाइना, ये जो ग्लास है या चाइना डिश भी हम ले सकते हैं, तो चाइना डिश के अंदर हम नमक ले लेंगे और अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे, हम इसको गर्म करेंगे, फिर क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड जो है वो ऊर्ध्वपातन होकर और यहाँ इसकी जो परखनली की दीवारें हैं उससे चिपक जाएगा। ऊपर हमने रुई का प्लग लगा दिया है ताकि जो भाप है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, वो बाहर ना निकले। ठीक है, और नमक क्या रह जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा। बाद में हम इसकी दीवारों से अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, इसके अनुप्रयोग क्या है। तो जो कपूर और नेप्थलीन की गोलियां हैं, आयोडीन क्लोराइड, जो भी सब्सटेंस ऊर्ध्वपातित हो सकता है उसको हम दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे, कपूर है, नेप्थलीन की गोलियां है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड, ये 4 एग्जाम्पल आप बिल्कुल जरूर याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है करते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब ये क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोम का मतलब होता है कलर, यानी ये कलर को अलग करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक रंग है, ठीक है, कलर है, जिसके अंदर अलग अलग जो है रंगों को मिला के वो बना हुआ है। तो उन रंगों को अलग करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये फिल्टर पेपर यानी जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है,
ठीक है। तो उसकी पट्टी ली जाती है और यहाँ पर एक लाइन लगा के और उसके ऊपर जो कलर है हमारा उसको जो है इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया जाता है, स्पॉट लगा दिया जाता है और फिर उसको जल के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ऊपर जो है क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ेगा और जो कलर है, जो रंग है, वो भी अलग अलग गति से चढ़ेगा और अलग अलग गति होने के कारण दोनों जो है क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, काली शाही में उपस्थित रंजकों को क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक करना अनुप्रयोग। तो ये हमने देखा कि किस तरह से काली शाही में उपस्थित रंजक जो है वो क्या हो गए, यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अनुप्रयोग क्या क्या है। तो एक तो रंगों को पृथक करने के लिए होगा, दूसरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी आपको पता है उसके अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग रंजक होते हैं, तो उनको भी हम इस विधि से अलग कर सकते हैं। उसके बाद खून से ड्रग को पृथक करने में इस विधि का प्रयोग होता है। तो आपको ये अनुप्रयोग जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, इन्हीं के ऊपर आपका बेस्ड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए, तो आपको पता है ना जब खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट होता है तो खून में क्या करते हैं, उनके खून में डोपिंग टेस्ट यानी जो अगर उन्होंने कोई ड्रग ली होती है तो वो जांचने के लिए ये वाला प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे आसवन विधि, काफी इंपॉर्टेंट है ये आसवन विधि। तो इसका सिद्धांत क्या है कि कोई भी दो संघटक के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है, यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील ध्रुवों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो कोई भी दो संघटक होंगे जिनमें क्वथनांक जो है एक दूसरे का कम होता है, वही क्वथनांक यानी ऐसा तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, उनके अंदर जब अंतर होता है तो यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव, हमने अघुलनशील के लिए पढ़ा था पृथक्करण कीप से अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर द्रव आपस में घुल गए हैं तो उनको हम पृथक्करण कीप से तो अलग नहीं कर सकते, उसके लिए ये आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए उदाहरण है, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो देखिए एसीटोन जो है, पानी और एसीटोन आपस में एक दूसरे के अंदर बिल्कुल घुल जाते हैं, लेकिन इनको अलग किया जा सकता है कैसे, क्योंकि जो एसीटोन होता है उसका क्वथनांक जो है वो बहुत कम होता है, बहुत जल्दी वो उबलने लगता है और यह गर्म होकर वाष्पित होकर ट्यूब में चला जाता है, जहां ये क्या होता है फिर से द्रव बन जाता है और इसी प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्र होता है, जबकि पानी का क्या होगा, पानी फ्लास्क में ही रह जाता है। तो क्या होगा, ये वाष्पित होकर ट्यूब में चला जाएगा और वहां से फिर ये दोबारा द्रव बन जाएगा जिसको हम कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे, तो ये जो है इस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट जो है लगाए हुए हैं कि किस तरह से दो घुलनशील ध्रुवों को वाष्पन विधि से हम अलग कर सकते हैं। तो इस तरह ये फ्लास्क लिया हुआ है, ये थर्मोमीटर है, तो एक निश्चित तापमान पर जो एसीटोन है या जो भी दूसरा द्रव है जो आसानी से क्वथनांक जिसका कम है, आसानी से वो वाष्पित हो सकता है, तो इस तरह से वो जो है यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर दोबारा से द्रव बन के और इस तरह से हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों तरफ पानी है, इसमें कंडेंसर होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आके और ठंडा हो जाएगा, यहाँ पर तो भाप बन के आएगा, भाप बन के आके यहाँ उसको तापमान कम हो जाएगा उसका और वो फिर वापस द्रव में बदल जाएगा और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे नोट, अगर दो संघटकों से ज्यादा संघटक एक ही द्रव में उपस्थित होते हैं और जिनका क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है, तब हम क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक से ज्यादा संघटक एक ही द्रव में होते हैं तो हम क्या करते हैं, और उनका तापमान जो है उनके बीच में वो भी हमारा बहुत कम होता है, 25 केल्विन से कम होता है क्वथनांक का अंतर, तो हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जैसे हवा में अलग अलग गैसें हैं, पेट्रोलियम के अंदर अलग अलग उत्पाद होते हैं, पेट्रोलियम को पैराफिन, मोम, तेल, स्नेहक, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल गैस को इस विधि से पृथक किया जाता है। अब हम करेंगे हवा से किस प्रकार गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हवा से गैसें जो है वो कौन सी विधि द्वारा प्रयोग अलग अलग की जा सकती हैं, पृथक की जा सकती हैं, वो है प्रभाजी आसवन। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तेल को शुद्ध करना और दूसरा है हवा से गैसों को अलग करना। तो ये कैसे किया जाता है, वायु होती है उसका दाब बढ़ाया जाता है और वायु को संपीड़ित तथा ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है, वो किस में बदल जाती है, द्रवीय वायु में बदल जाती है। प्रभाजी आसवन कॉलम से धीरे धीरे उसको गर्म किया जाता है और अलग अलग ऊंचाइयों पर गैसों का क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है। तो इसमें जो है इस तरह से A, B, C, D यानी अलग अलग गैसें अलग अलग क्वथनांक पे अलग अलग की जा सकती हैं। नेक्स्ट हम करेंगे
साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है और ये गुटका वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो है प्रभाजी स्तंभ है, ये वाला हमने जब नॉर्मल जो आसवन विधि की थी उसमें ये नहीं था। अगर आप दोनों को कंपेयर करें बेटा तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर प्रभाजी स्तंभ जो है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल आसवन विधि है और ये जो है ये प्रभाजी आसवन विधि है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो है प्रभाजी स्तंभ होता है। ठीक है, तो इसी के कारण जो कम क्वथनांक वाले जो द्रव हैं वो अलग होते हैं। इसी तरह फिर वो ठंडे हो जाते हैं और इसी तरह उनको अलग अलग कर लिया जाता है अलग अलग तापमान पे। तो प्रभाजी आसवन में शीशे के गुटकों से भरी है और ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित करने के लिए सतह प्रदान करते हैं। अब इसके अनुप्रयोग क्या होंगे? तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में, कार्बनिक तरल को शुद्ध करने में और ऑक्सीजन द्रव नाइट्रोजन ऑर्गन को वायु से पृथक करने में प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग होता है। तो ये जो है शीशे के गुटके इसके अंदर होते हैं जो कि क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस जो है वो यहाँ पर क्या हो सके, आसवन विधि से यहाँ पर अलग की जा सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण विधि, इसका मूल सिद्धांत क्या है? किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संघटक को पृथक करना क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण या कहलाता है। तो कोई भी मिश्रण होता है उसमें हम क्या करते हैं? अशुद्धियों को दूर करते हैं किसी उपयुक्त विलयन में उसको घोल के और फिर उसके क्रिस्टल बनाते हैं। उदाहरण के लिए अशुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं, ठीक है, और फिर क्या किया जाता है? उसको गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना है उसको हम पूरी रात के लिए क्या कर देते हैं? उसको छोड़ देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, जो कॉपर सल्फेट है उसको पानी में घोल लेते हैं, कुछ बूंदे उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं और फिर क्या करते हैं? उसको अच्छे से गर्म करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट जो होता है वहां तक उसको हम उंगलियों के बीच में देखते हैं कि क्रिस्टल जो है बनने शुरू हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। फिर उसको पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं और सुबह देखेंगे तो जो क्रिस्टल बनते हैं वो शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, जबकि अशुद्धियां वो सल्फ्यूरिक अम्ल का और पानी का जो घोल होता है उसके अंदर रह जाती हैं। फिर हम फिल्टर पेपर की सहायता से उसको छान लेते हैं और शुद्ध क्रिस्टल हमें प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिक बेहतर है। तो बेटा देखिए, वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण में एक तरह से क्या अंतर है? जो वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण जो है निम्न कारणों से उत्तम है। वाष्पीकरण, कुछ ठोस जो है वो विघटित हो जाते हैं जब हम वाष्पीकरण करते हैं। कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं। जैसे चीनी को अगर गर्म करोगे, वाष्प बनाने की कोशिश करोगे तो वो जल जाएगी, ठीक है, लेकिन क्रिस्टलीकरण के द्वारा हम चीनी के बहुत अच्छे क्रिस्टल बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, छानन के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं। तो वाष्पीकरण में क्या होता है? ये जो है अशुद्धियां रह जाती हैं, लेकिन क्रिस्टलीकरण में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं रहती है। उपयोग है इसके, समुद्री पानी से नमक को साफ करना, शुद्ध करना, ठीक है, और क्रिस्टल को पृथक करना। उदाहरण कॉपर सल्फेट, फिटकरी, जिनके क्रिस्टल में अशुद्धियां विद्यमान होती हैं, उससे हम क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा उन सबको साफ कर सकते हैं। ओके, तो समुद्री पानी से नमक जो है वो भी क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा ही क्या किया जाता है? अलग, बिल्कुल एकदम प्योर वो हमें मिलता है। नेक्स्ट हम करेंगे जल घर या निकाय में जल को शुद्ध करना। तो जल को कैसे शुद्ध किया जाता है? तो सबसे पहले जल शोधन यंत्र यानी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, उसके बाद उसमें सेडिमेंटेशन टैंक यानी अवसादन टैंक होते हैं। जो भी गंदगी होती है वो सब नीचे बैठ जाती है। उसके बाद भारण टैंक होता है और फिर क्या होता है? वहां से निस्यंदन टैंक में उसको भेज दिया जाता है, जहां पर उसको सभी अशुद्धियां क्या की जाती हैं? छान ली जाती हैं। और फिर उसमें क्लोरीनीकरण टैंक जो है होता है, यानी अशुद्ध पानी जो है उसके अंदर क्लोरीन मिला के, ठीक है, क्लोरीन मिला के उसको साफ कर दिया जाता है। क्लोरीन का कार्य क्या है? यहाँ पर जो भी उसके अंदर हार्मफुल, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, उन जर्म्स को खत्म कर देता है क्लोरीन, और वो हमारे पीने लायक पानी हो जाता है। तो इस तरह से पानी जो है घरों में इस्तेमाल हेतु जो है वो भेज दिया जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन।
तो आप सब बच्चे जानते हैं भौतिक परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, और रासायनिक परिवर्तन जिसके अंदर कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय यानी इसको हम वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। मान लीजिए आपने गुब्बारे के अंदर हवा भर दी, गुब्बारा फूल गया, गुब्बारे की हवा निकाल दी तो गुब्बारा जो है दोबारा से वापस अपनी स्थिति में आ सकता है। तो यानी इसका मतलब क्या है, यह उत्क्रमणीय होता है, वापस अपनी पहली अवस्था इसमें ली जा सकती है। और रासायनिक परिवर्तन, आपने कागज को जला दिया, राख बन गई, गैस बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो दोबारा जो है वापस कागज को जो है हम दोबारा पहले वाला कागज नहीं बना सकते। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, ये एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। सेकंड पॉइंट है, भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें नए पदार्थ बनते हैं। ठीक, जैसे कार्बन, हमने कागज को जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी प्लस ऊष्मा जो है वो बाहर निकली, तो ये एक नया पदार्थ बन गया जिसके गुण इनसे बिल्कुल अलग हैं। उसके बाद देखिए नंबर 3, बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है, जैसे उदाहरण है बर्फ का पिघलना। तो इसमें बहुत कम मात्रा में प्रकाश ऊर्जा लिया निकाली जाती है, जैसे बर्फ जो है वो क्या करती है, पिघलती है, तो बर्फ पिघलने के बाद दोबारा बर्फ भी बनाई जा सकती है। लेकिन एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है, यानी एक रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा या ली भी जा सकती है और बहुत मात्रा में निकाली भी जा सकती है। नेक्स्ट हम करेंगे तत्व क्या होता है। सभी बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है तत्व क्या होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ होते हैं तत्व, जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके और न ही किसी ज्ञात भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा 2 या 2 से अधिक साधारण पदार्थों में उसको बनाया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे देखिए बेटा, यानी तत्व जो है उनको भौतिक और रासायनिक किसी भी विधि द्वारा उनको अलग अलग पदार्थों में, सिंपल पदार्थों में अलग अलग नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि वो बने ही एक पदार्थ से हैं। अगर हम लोहे की बात करते हैं तो लोहे के अंदर जितने भी कण होंगे वो सारे जो है किसके होंगे, वो सारे के सारे Fe यानी लोहे के ही होंगे। जब इसके अंदर कोई और पदार्थ है ही नहीं तो हम अलग किसको करेंगे। तो ये एक बिल्कुल शुद्ध पदार्थ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम तत्व कहते हैं। जैसे चांदी है तो Ag हो गया, सिल्वर है, सिल्वर हो गया तो गोल्ड है, तो वो क्या हो गया, गोल्ड जो है यहाँ पे Au जो है गोल्ड हो गया। ठीक है, Au क्या हो गया, गोल्ड हो गया। कार्बन है तो C हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब तत्व होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे मैंने बताया तत्व में हमेशा एक ही प्रकार के अणु होते हैं। अब देखिए तत्व के प्रकार, तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तत्व कितने प्रकार के, तत्व 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। तो जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं। ठीक है, आपने पहले भी ये पढ़ा हुआ है बेटा प्रीवियस क्लासेस में। धातुएं चमकदार होती हैं, जैसे कि चांदी चमकती है, सोना चमकता है। अधातु चमकदार नहीं होती, जैसे ऑक्सीजन। उपधातु में ये तत्व ऐसे हैं जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, यानी इनके अंदर धातुओं के भी कुछ गुण हो सकते हैं और अधातुओं के भी कुछ गुण हो सकते हैं, इसीलिए इनको उपधातु का नाम दिया गया है। नेक्स्ट करेंगे, जो धातुएं होती हैं वो अधातु वर्ध्य और तन्य होती हैं, यानी इनको पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, और तन्य का मतलब है उनको तार में परिवर्तित किया जा सकता है। अधातुएं क्या है, अधातु में जो है अधातु वर्ध्य नहीं होती, तन्य नहीं होती, ये भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है कि अगर हम इनके ऊपर हथौड़े से चोट करें तो ये जो है बिखर जाएंगी, फैल जाएंगी, जैसे कि सल्फर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो धातुएं होती हैं ये सोनोरस या ध्वनिक होती हैं, यानी ये जब इनको किसी भी चीज से मारा जाता है तो इनमें आवाज उत्पन्न होती है, जबकि अधातुओं में आवाज उत्पन्न नहीं होती। नंबर 4, जो धातुएं होती हैं ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि जो अधातुएं हैं वो कुचालक होती हैं। केवल ग्रेफाइट एक अपवाद है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। और उपधातुओं में अगर हम एग्जाम्पल लें तो बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये उसके उदाहरण होंगे। अधातु के उदाहरण ऑक्सीजन, फास्फोरस होंगे, और धातु के उदाहरण सोना, लोहा इत्यादि हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। तो मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, तो देखिए तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए ही मिलते हैं, कोई नया पदार्थ इनमें नहीं होता।
ठीक है। तो मिश्रण जो है केवल तत्व, कोई भी तत्व को भी मिला सकते हैं, यौगिक को भी मिला सकते हैं, लेकिन वो किसी निश्चित अनुपात में उनमें के अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक जो है ये क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे। मिश्रण, जैसे कि आपने नमक जो है, नमक और जो चीनी है उसको मिला दिया, तो ये क्या बना? ये एक मिश्रण बना। इसके अंदर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है। आप नमक और चीनी को आसानी से अलग भी कर सकते हो। अगर यौगिक की बात करें तो कार्बन के साथ आपने ऑक्सीजन जो है इसको मिला दिया, यानी कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, ऊष्मा निकलेगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एक बिल्कुल एक नया पदार्थ है। ऑक्सीजन जैसे जलने में सहायक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बुझाने में सहायक है। तो इसके गुण और इसके गुणों में जो है बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है ना? तो मैं इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर एक नया पदार्थ बन गया। तो ये क्या है? ये एक यौगिक है। दूसरा एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बनता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनता है। ठीक है, ये एक यौगिक बना। क्या बना? यौगिक। अब हाइड्रोजन गैस भी बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, ऑक्सीजन भी जलने में सहायक है, लेकिन ये जो पानी है, ये तो गैस, ये क्या करता है? ये जो है जलती हुई आग को बुझाने का काम करता है। हो गई ना बिल्कुल अलग से इसके गुणधर्म। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। सेकंड है, किसी नए पदार्थ का निर्माण हम नहीं करते, संगठन पर जो है वो क्या होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं। ठीक है, नया पदार्थ नहीं होगा, लेकिन यौगिक के अंदर नया पदार्थ बनेगा और वो हमेशा स्थायी होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ देर बाद वो टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इसके अंदर, यौगिक के अंदर जो संघटक मिलते हैं वो एक निश्चित अनुपात में एक साथ मिलते हैं। तीसरा देखिए, मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं, लेकिन मैंने बताया कि इसके अंदर जो नया पदार्थ बनेगा वो पूरी तरह से अलग होगा, उसके जो गुण हैं वो अभिकारक से नहीं मिलेंगे। नंबर 4, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। तो जो घटक हैं उनको भौतिक विधि द्वारा आसानी से अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन इसमें घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो घटक हैं उनको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे गंधक और लोहा आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? आयरन सल्फाइड बनाते हैं। और आयरन सल्फाइड को इतना आसान नहीं है अलग करना भौतिक विधि के द्वारा, लेकिन अगर हम लोहे और गंधक का मिश्रण आपस में मिला देते हैं केवल बिना किसी निश्चित अनुपात के, तो क्या होगा? वो जो है मिश्रण बनेगा और लोहे को हम आसानी से चुंबक से जो है गंधक में से अलग कर सकते हैं। ये था आपका मिश्रण और यौगिक में अंतर, और ये आपका चैप्टर 2 यहाँ पर जो है हो गया फिनिश। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 3। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल है, चैप्टर आप एक साथ कंप्लीट अच्छे से समझकर कर सकते हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमारी ये चैप्टर की जो सीरीज है ये चलती रहेगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।